सभी को नमस्कार। इससे पहले के लेक्चर में हमने शैक्षिक अभिकरणों के अर्थ एवं परिभाषा के संदर्भ में परिचर्चा की थी और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। इस टॉपिक के तहत जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वह है शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण और वर्गीकरण के बाद शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरण, शिक्षा के व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक अभिकरण, शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरण। पहले लेक्चर में हमने जाना था कि हमारे पर्यावरण के वे सभी तत्व प्राकृतिक या मानव निर्मित जो हम पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर शैक्षिक प्रभाव का तात्पर्य है अपने पर्यावरणीय तत्वों से मिले अनुभवों से हमारे द्वारा सीखना और सीखकर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना। तो ऐसे सभी तत्व जो व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, शिक्षा के अभिकरण कहे जाते हैं। इन सभी अभिकरणों को इनकी प्रकृति के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया और इन्हें 3 भागों में बांटा गया। शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरण, एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक अभिकरण, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, और तीसरा शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरण, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिक्षा के सक्रिय एवं निष्क्रिय अभिकरणों पर, एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसमें से भी पहली चर्चा हम करने जा रहे हैं शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों पर, यानी कि एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सक्रिय अभिकरण वे शैक्षिक अभिकरण हैं जिसमें सिखाने वाला यानी कि शैक्षिक प्रभाव डालने वाला साधन प्रत्यक्ष रूप से सीखने वाले पर प्रभाव डालता है। इस तरह से सीखने वाले एवं सिखाने वाले का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। प्रत्यक्ष संपर्क का तात्पर्य आमने सामने से है, यानी कि शिक्षा के सक्रिय साधन ऐसे संसाधन हैं जिनके माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया इस तरह से चलती है कि शिक्षा प्रदान करने वाला यानी कि शिक्षक और शिक्षा प्राप्त करने वाला यानी कि शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय होकर प्रत्यक्ष रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सिखाने वाले के एक्शन का सीखने वाले पर और सीखने वाले के रिएक्शन का सिखाने वाले पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से सक्रिय अभिकरणों में शिक्षक तथा छात्र का निकटस्थ संपर्क होता है और शिक्षक के व्याख्यान, शिक्षक के व्यक्तित्व और शिक्षक की तमाम क्रियाओं का शिक्षार्थी पर प्रभाव पड़ता है और शिक्षार्थी यानी कि सीखने वाले के रिस्पॉन्सेस का शिक्षक पर भी प्रभाव पड़ता है। परिवार, विद्यालय, समाज, समूह, फ्रेंड सर्किल शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों यानी कि एजुकेशन की एक्टिव एजेंसीज के कुछ उदाहरण हैं। यदि सक्रिय साधनों के उदाहरणों को थोड़ा और विस्तृत तरीके से समझना चाहें तो हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनेंगे और उससे सीखेंगे, उस वक्त एक ही पक्ष सक्रिय होगा और वो पक्ष होगा सीखने वाला यानी कि आप लोग। आप इस कंटेंट को समझने के लिए सक्रियता से प्रयास करेंगे, लेकिन मैंने जो और जितना बोल दिया उस वक्त आपको समझाने के लिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा प्रयास नहीं कर सकती, क्योंकि आप तक पहुंचने में यह रिकॉर्डेड होगा, यानी कि एक ही पक्ष सक्रिय होगा। इसी तरह से यदि ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रभावित कर सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इससे, तो आप संतुष्ट और उत्साहित होंगे। कंटेंट क्लियर नहीं हो पाया तो आप फ्रस्ट्रेट और निराश होंगे, लेकिन आपकी संतुष्टि का, आपके उत्साह का, आपकी निराशा का या आपकी फ्रस्ट्रेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर में बोलने वाली नंदिनी यानी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क एक तरफा पड़ेगा, वो पड़ेगा आप पर, यानी कि सीखने सिखाने की प्रोसेस आमने सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, एक पक्षीय है,
यह द्विपक्षीय प्रोसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक पक्ष सक्रिय होगा। वहीं यही लेक्चर अगर किसी स्कूल या कॉलेज के क्लासरूम में चल रहा होता तो सबसे पहले आपका और मेरा यानी कि सीखने वाले और सिखाने वाले का प्रत्यक्ष संपर्क होता। लर्नर पर सिखाने वाले की तमाम एक्टिविटीज का प्रभाव तो पड़ता ही, साथ ही लर्नर के रिस्पॉन्सेस का टीचर पर भी प्रभाव पड़ता। विद्यार्थियों का संतोष, उत्साह आदि टीचर को उत्साहित करता है, साथ ही विद्यार्थी की निराशा, आलस्य, उत्साहहीनता शिक्षक के कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यहाँ शिक्षार्थी पूरी कोशिश करता है सीखने की और शिक्षक भी तब तक सिखाने का प्रयास करता है जब तक लर्नर सीख न जाए। इस तरह से कक्षा कक्ष में, विद्यालय में दोनों पक्ष सीखने सिखाने की प्रोसेस में सक्रियता से भाग लेते हैं। शिक्षा प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है क्योंकि दोनों सक्रिय हैं और सक्रियता के साथ सीखने का और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए स्कूल शिक्षा का सक्रिय अभिकरण है। इन अभिकरणों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी शंकाओं, समस्याओं का तत्काल समाधान पा सकते हैं। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होता है कि अगर विद्यार्थी के मन में कोई शंका है, विद्यार्थी की कोई समस्या है, वो किससे पूछेगा? क्योंकि एक बार रिकॉर्ड हो गया, हमने उसे अपलोड कर दिया, उसके बाद चलो यूट्यूब में फैसिलिटी है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्याएं डाल सकते हैं, लेकिन कमेंट पर रिस्पॉन्स जरूर आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो जो वो रिकॉर्डेड, जिसमें कि टीचर स्टूडेंट का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर एक पक्षीय है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पक्ष सक्रिय होता है। जबकि कक्षा कक्ष में, किसी स्कूल या विद्यालय या इंस्टीट्यूट की कक्षा कक्षों में चलने वाली कक्षाओं में शिक्षक और विद्यार्थी का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो विद्यार्थी को पढ़ते पढ़ते कोई भी समस्या आती है या कोई भी शंका उत्पन्न होती है तो वह उसका तत्काल समाधान अपने शिक्षक से प्राप्त कर लेता है। तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर वाला एग्जाम्पल मैंने पहले आपको दिया, वो इसलिए दिया कि वह सक्रिय संसाधनों में नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में या इस समय में हम एक तरह से देखा जाए तो निष्क्रिय मोड में लर्निंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और विद्यालय शिक्षा का एक सक्रिय अभिकरण है। इसी तरह से यदि हम शिक्षा के सक्रिय अभिकरणों के अन्य उदाहरणों को देखना चाहें, जैसे कि परिवार, तो परिवार भी शिक्षा का एक सक्रिय संसाधन है, सक्रिय अभिकरण है, एक्टिव एजेंसी है, क्योंकि परिवार में व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। परिवार को व्यक्ति की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। वह उठना, बैठना, चलना, बात करना, खाना खाना, समाज के थोड़े बहुत जो बेसिक तहजीब होती हैं वह अपने परिवार से सीखता हुआ फिर समाज के संपर्क में आता है या विद्यालय में जाता है। परिवार के बीच में रहते हुए कोई बालक प्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में होता है। परिवार के सदस्य उसे प्रत्यक्ष रूप से सिखाते हैं, उस पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। परिवार के सदस्य जैसे जैसे कर रहे होते हैं, बच्चा उनका अनुकरण करते हुए सीखता चला जाता है। अगर कहीं पर बच्चा गलत बोल रहा है, परिवार के सदस्य उसी वक्त उसे सही करवाते हैं। कि अगर वह चिड़िया बोल रहा है तो परिवार का कोई भी सदस्य बोलता है कि नहीं बेटा, चिड़िया नहीं, चिड़िया, यानी कि जहां पर वो गलती कर रहा है एकदम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और यह तभी संभव है जबकि सीखने और सिखाने वाले का प्रत्यक्ष संपर्क हो। इसी तरह से समाज समूह या हमारा फ्रेंड सर्किल भी शिक्षा का सक्रिय संसाधन है। अब बात करते हैं शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरणों की, पैसिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण वे शैक्षिक अभिकरण हैं जिनके माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया इस तरह चलती है कि केवल एक पक्ष, और वो पक्ष होगा सीखने वाला यानी कि शिक्षार्थी, सक्रिय होता है और दूसरा पक्ष जो सिखाने वाला होता है, जिसे हम शिक्षक कह सकते हैं, वह निष्क्रिय होता है। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरणों में शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतः क्रियाएं
नहीं होती। और अंतःक्रियाओं का तात्पर्य यहाँ पर एक्शन रिएक्शन से है कि भाई टीचर के एक्शन पर स्टूडेंट रिएक्शन करेगा, स्टूडेंट के रिएक्शन पर फिर टीचर का रिएक्शन आएगा, और इस तरह से सक्रिय अभिकरणों में जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वो आगे बढ़ रही होती है। लेकिन शिक्षा के निष्क्रिय साधनों में बस ये जो एक्शन रिएक्शन वाला प्रोसेस है ये नहीं होता या ये एब्सेंट होता है। इस तरह से निष्क्रिय अभिकरणों द्वारा चलने वाली प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एक पक्षीय हो जाती है, यानी कि शिक्षा देने वाला साधन लर्नर को प्रभावित तो करता है लेकिन लर्नर के रिस्पॉन्स का उस साधन पर कोई असर नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा था रिकॉर्डेड लेक्चर वाला कि, और उसमें इस चीज को स्पष्ट किया गया था कि रिकॉर्डेड लेक्चर द्वारा स्टूडेंट को पढ़ाना एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें पढ़ाने वाला तो स्टूडेंट को प्रभावित कर रहा है लेकिन स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस का टीचर पर यानी कि पढ़ाने वाले पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि केवल शिक्षार्थी उस साधन से प्रभावित होता है जो उसे शिक्षा दे रहा होता है। यदि लर्निंग के समय सीखने वाले को कोई समस्या या शंका उत्पन्न हुई तो सिखाने वाले संसाधन उस समस्या या शंका का तत्काल समाधान नहीं दे सकते या समाधान दे ही नहीं सकते हैं। फिर से उस उदाहरण की मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी कि उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है, उस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनते हुए अगर लर्नर के दिमाग में कोई प्रश्न उठा है, उसे कोई शंका या कोई समस्या आई है तो वह किससे पूछे? क्योंकि टीचर ने या प्रभावित करने वाले संसाधन ने तो एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया है और उसको बस रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। आप 10 बार उस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन सकते हैं, बार बार उसे प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें जो बोल रहा है टीचर उससे प्रश्न नहीं कर सकते और वो आपको उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोड क्या है? निष्क्रिय है। किताबें यानी कि बुक हो गई, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज जिन्हें हम कहते हैं, रेडियो, टीवी, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सभी शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरणों के कुछ उदाहरण हैं। एक उदाहरण पर हम पहले चर्चा कर चुके थे रिकॉर्डेड लेक्चर पर कि रिकॉर्डेड लेक्चर भी पैसिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन है। अगर हम बुक देखें तो भाई किताब जिस भी व्यक्ति ने लिखी है वो लिख करके हमारे सामने छप छुप करके आ चुकी है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ किताबों की जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, वो बहुत क्लिष्ट होती है और हमारी समझ में नहीं आती। हम पूछना चाहते हैं क्या राइटर हमको बता सकता है? नहीं बता सकता। देखो, बुक से हम तो प्रभावित हो रहे हैं। अगर भाई किताब कंटेंट को क्लियर करने में सक्षम है तो हमें खुशी होती है, हम संतुष्ट होते हैं, हमें उत्साह होता है, हमारी लर्निंग थोड़ी इजी हो जाती है। और अगर बुक हमारे कंटेंट को या हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में नाकाम रही तो हम कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं, हमको फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई इतनी देर तक हम इस किताब को पढ़ रहे थे और यह किताब हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करने में नाकाम रही, इतना टाइम हमारा बर्बाद हो गया, लेकिन हमारे फ्रस्ट्रेशन का उस किताब पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। बुक का असर, किताब का असर हम पर पड़ता है लेकिन हमारे रिस्पॉन्सेस का असर किताब पर नहीं पड़ता। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि हमको कहीं पर कोई शंका है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम अदर सोर्सेस से उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं कि कोई दूसरी बुक पकड़ ली या कोई डिक्शनरी पकड़ ली और फिर कठिन शब्दों को उस डिक्शनरी से क्लियर कर लिया या दूसरी किताबों से क्लियर कर लिया, लेकिन वो किताब हमको रिस्पॉन्स नहीं देगी कि भाई आपको ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ ये है। इसी तरह टीवी है, बहुत से शैक्षिक कार्यक्रम टीवी से प्रसारित किए जाते हैं। इनके प्रसारण के दौरान कहीं सुनने में चूक हो गई तो आपके लिए ये संसाधन उस प्रोग्राम को रिपीट नहीं करेगा, जबकि क्लासरूम में या क्लासेस में हम सर मैडम पार्डन प्लीज करके रिपीट करवा ही लेते हैं। टीवी से हम प्रभावित होते हैं पर टीवी पर हमारे रिस्पॉन्सेस का कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ता, क्योंकि यह भी शिक्षा का एक निष्क्रिय अभिकरण है। इसी तरह से रेडियो या अन्य निष्क्रिय शैक्षिक संसाधन है। अब बात करते हैं अगले प्रकार के वर्गीकरण की, शिक्षा के व्यावसायिक और अव्यावसायिक अभिकरण, यानी कि कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसमें से भी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरणों की, अर्थात कॉमर्शियल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के वे अभिकरण जिनका नियोजन या अभियोजन समाज द्वारा अपने व्यावसायिक हित या व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगी कि ऐसे अभिकरण जिनका नियोजन या अभियोजन समाज ने अपने व्यावसायिक हित या व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। अन्य शब्दों में कहें तो जिनको समाज ने अपनी अर्थ का मतलब यहाँ पे अर्निंग से है, रुपए पैसे संबंधी आवश्यकताओं से है। तो जिनको समाज ने अपनी अर्थ संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया है, और खास बात यह है कि इन अभिकरणों का कोई शैक्षिक उद्देश्य नहीं होता। इनका मुख्य उद्देश्य समाज को व्यावसायिक हित देना है या रुपए पैसा कमाना है, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी रूप में समाज के सदस्यों पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण कहलाते हैं। शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण हमारे चारों ओर के वे तमाम संसाधन हैं जिनका कोई शैक्षिक उद्देश्य नहीं होता। ये समाज को शिक्षित करने के लिए संगठित नहीं किए जाते। ये समाज द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं या अर्निंग के लिए नियोजित किए जाते हैं और निश्चित शैक्षिक उद्देश्य न होते हुए भी व्यापक शैक्षिक प्रभाव समाज पर डालते हैं। शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरण कहलाते हैं। रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, न्यूज़पेपर्स आदि शिक्षा के व्यावसायिक अभिकरणों के उदाहरण हैं। जैसे अब टीवी है, टीवी पर इतने सारे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं। इन प्रोग्राम्स के प्रसारण का उद्देश्य है कि भाई हम जनता को ये प्रोग्राम बेचेंगे, जनता देखेगी और इससे हम अर्निंग करेंगे और हमारा व्यावसायिक हित होगा। लेकिन टीवी पूरे समाज पर व्यापक शैक्षिक प्रभाव डालता है, और अगर हम कहें कि गहरा शैक्षिक प्रभाव डालता है तो वह भी अति नहीं होगी। इसी तरह रेडियो हुआ, न्यूज़पेपर्स हुए, थिएटर्स हैं, इन सभी का जो नियोजन है वो अर्निंग के लिए किया गया है, लेकिन फिर भी ये समाज पर गहरा शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के अव्यावसायिक अभिकरणों की, यानी कि नॉन कॉमर्शियल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अव्यावसायिक अभिकरण हमारे चारों ओर के वे संगठन हैं जिनकी स्थापना समाज द्वारा न तो किसी भी प्रकार के व्यावसायिक हित के लिए की जाती है और न ही शिक्षा देने के लिए। यानी कि इन संगठनों से ना तो हम व्यावसायिक हित की अपेक्षा करते हैं और ना ही इनका उद्देश्य शिक्षा देना होता है। इनका निर्माण सोशल वेलफेयर यानी कि समाज का अच्छा या समाज का भला करने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी ये समाज के सदस्यों पर गहरा शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। सोशल वेलफेयर सेंटर्स यानी कि सामाजिक कल्याण समितियां, क्लब्स जैसे कि रेड क्रॉस वगैरह, नाटकीय संघ चाहे वो रामलीला हो, नुक्कड़ नाटक हो, स्काउट गाइड हो, ये सब शिक्षा के अव्यावसायिक अभिकरणों के उदाहरण हैं। इनका ना तो कोई व्यावसायिक उद्देश्य होता है ना कोई शैक्षिक उद्देश्य होता है, फिर भी यह समाज पर गहरा शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। यदि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दें नाटकीय संघों का, मैं रामलीला का एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे एरिया में उत्तराखंड में अभी दशहरे के बाद से जगह जगह में रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। और रामलीलाओं का आयोजन किसी भी प्रकार के व्यावसायिक हित के लिए या शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए नहीं किया जाता, ये जस्ट इंटरटेन करते हैं। लेकिन जब भी रामलीला का मंचन किया जाता है तो हर दिन हम वहां से कुछ न कुछ सीख कर
आते हैं। श्रवण कुमार से हम पितृ मातृभक्ति सीख करके आते हैं। रामचंद्र जी से जीवन की किसी भी परिस्थिति में सत्य के साथ और सत्य के लिए जीना सीख करके आते हैं। इस तरह से बहुत से रामलीला में ऐसे वृतांत दिखाए जाते हैं जो कि हमारे जीवन पर अपना गहरा शैक्षिक प्रभाव छोड़ते हैं। शिक्षा के अव्यावसायिक अभिकरणों में परिवार, समाज, समुदाय, समूह जैसे संगठन भी आते हैं जिनका विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है, बिना किसी व्यवसायिक हित के उद्देश्य लिए हुए या बिना किसी शैक्षिक उद्देश्य के। फिर भी ये व्यक्ति पर व्यापक शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। हम अपने परिवार से सीखते हैं, सीखकर समाज में आते हैं, समाज में रहते हुए हमें तमाम अनुभव मिलते हैं जो कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन करते हैं और इस तरह से इन संगठनों के माध्यम से भी शिक्षा की प्रक्रिया चल रही होती है। तो ये भी शिक्षा के अव्यावसायिक अभिकरणों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक अभिकरणों के तृतीय वर्गीकरण की। शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिकरण, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसमें से भी सबसे पहले चर्चा करते हैं शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों पर, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों के अंतर्गत वे तमाम ऑर्गेनाइजेशन या संसाधन आते हैं जिनका निर्माण और नियोजन स्वयं मानव ने सोच समझकर योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण ढंग से मानव समाज को शिक्षित कर मानव का विकास करने के लिए किया है। इन संसाधनों का नियोजन मुख्य रूप से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, यानी कि इन संसाधनों का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करना। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, खेल के मैदान आदि शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों के उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर अभी जितने भी नाम यहाँ पर लिए गए हैं, चाहे वो स्कूल बोला गया है, कॉलेजेस बोला गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बोला गया है, पुस्तकालय, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या खेल का मैदान, इनका निर्माण मानव ने बहुत प्लानिंग के साथ किया है। अब बात करते हैं शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों की, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों के अंतर्गत सबसे पहले तो वे सारे के सारे तत्व आते हैं जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं और इस प्रकृति में स्वाभाविक रूप से नेचुरली मौजूद है और हमारे साथ सहअस्तित्व रखते हैं। बिना किसी शैक्षिक उद्देश्य के भी यह हम पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण वे सामाजिक समूह या संगठन हैं जिनका निर्माण सामाजिक संरचना के अंतर्गत हमारी अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप स्वतः ही हो जाता है। हम घर से बाहर जाते हैं, चार लोगों से मिलते हैं और जिन लोगों के साथ हमारे विचार मिल जाते हैं उनके साथ हमारा एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। समूह में जितने भी सदस्य होते हैं वो हम उनसे प्रभावित होते हैं, वो हम पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो हमसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और इस तरह से एक इनफॉर्मल वे में कि बिना किसी शैक्षिक उद्देश्य के हम ग्रुप से या समाज से सीखते चले जाते हैं। तो इन अभिकरणों के कोई भी निश्चित शैक्षिक उद्देश्य नहीं होते, लेकिन ये बालकों पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। इन अभिकरणों के संपर्क में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आता है और सीखता है। परिवार, समाज, समुदाय, भीड़, फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप्स, समूह शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों के उदाहरण हैं। तो ये था शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण
और निरौपचारिक अभिकरणों पर एक विस्तृत परिचर्चा होती है। ये एक बड़ा टॉपिक है और इस लेक्चर में इसे इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त तरीके से आप लोगों के सम्मुख रखा है क्योंकि अगले लेक्चर में हम इन तीनों विषयों पर एक विस्तृत परिचर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।